नमस्कार। आज हम अंग्रेजी ग्रामर के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। चलिए इसे इतने आसान तरीके से समझते हैं कि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये वॉइस होती क्या है, फिर एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझेंगे, उन्हें आपस में बदलने का फॉर्मूला देखेंगे और हाँ, आखिर में थोड़ी प्रैक्टिस तो बनती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि भाई ग्रामर में इस वॉइस का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए, वॉइस को एक तरह से वाक्य का स्पॉटलाइट समझ सकते हैं। ये तय करता है कि रोशनी किस पर डालनी है, काम करने वाले पर या फिर खुद काम पर। आज हम इसी स्पॉटलाइट के दो अलग अलग एंगल देखने वाले हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस से शुरू करते हैं, जो कि सबसे आम तरीका है वाक्य बनाने का, और हम सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वॉइस, जैसा नाम से ही लग रहा है, काफी एक्टिव होता है। इसमें वाक्य का हीरो हमेशा काम करने वाला होता है, यानी हमारा सब्जेक्ट, सारा का सारा फोकस उसी पर रहता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, राम ईट्स मैंगो। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? सीधी सी बात है, राम कर रहा है। तो क्योंकि राम यानी हमारा सब्जेक्ट ही हीरो है, ये वाक्य एक्टिव वॉइस में है। यहाँ कुछ और उदाहरण हैं। एक चीज गौर कीजिए, हर वाक्य की शुरुआत में जो है यानी सब्जेक्ट, वही काम कर रहा है। बस यही एक्टिव वॉइस की सबसे बड़ी पहचान है। तो हमने देखा कि एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट हमारा हीरो होता है, लेकिन क्या हो अगर हम हीरो को ही बदलना चाहें? यहीं पर एंट्री होती है पैसिव वॉइस की। चलिए देखते हैं कैसे। पैसिव वॉइस में खेल थोड़ा बदल जाता है। हम स्पॉटलाइट को सब्जेक्ट से हटाकर एक्शन या ऑब्जेक्ट पर डाल देते हैं। मतलब अब हीरो काम करने वाला नहीं, बल्कि वो चीज है जिस पर काम हुआ। अब यहाँ देखिए बदलाव कितना साफ दिख रहा है। एक्टिव में फोकस राम पर था, पैसिव में फोकस आम पर आ गया है। सब्जेक्ट पीछे चला गया और ऑब्जेक्ट हीरो बन गया। बस यही है पैसिव वॉइस। अच्छा, तो ये जो बदलाव है, इसको करने का एक पक्का नियम है, और सच कहूं तो यही आज की सबसे जरूरी सीख है। तो एक्टिव से पैसिव में बदलने का ये एक सीधा साधा फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बाय जोड़ेंगे और सब्जेक्ट को सबसे आखिर में रख देंगे। चलिए अब इसे असली वाक्यों पर लगाकर देखते हैं। चलिए इस फॉर्मूले को पहले उदाहरण पर लागू करते हैं। देखिए, अ लेटर, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था, वो वाक्य के शुरू में आ गया है और बाकी सारे नियम भी एक एक करके लग गए हैं। एक और उदाहरण देखते हैं ताकि ये नियम बिल्कुल पक्का हो जाए। ये वाक्य पास्ट टेंस में है, जिससे ये भी पता चलता है कि ये नियम हर टेंस पर काम करता है। हमारे फॉर्मूले का दूसरा स्टेप याद है? सही हेल्पिंग वर्ब चुनना। ये टेबल उसी की चाबी है। वाक्य का टेंस जो भी हो, बस यहाँ से सही हेल्पिंग वर्ब उठा लेना है। यहाँ कंटिन्यूअस टेंस का एक बढ़िया उदाहरण है, जो दिखाता है कि वो टेबल असल में कैसे काम करती है। क्योंकि वाक्य में इज ईटिंग था, तो पैसिव में इज बीइंग ईटन का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर जो मूल सामग्री बनाने वाले हैं, उन्होंने बीच में एक बहुत अच्छी बात कही है। वो बताते हैं कि एक अच्छी प्रस्तुति बनाने में कितनी मेहनत लगती है। पहले स्क्रिप्ट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर एडिटिंग, क्योंकि उनका मकसद है अंग्रेजी ग्रामर को बहुत ही सरल भाषा में सिखाना। खैर, चलिए अब वापस अपने नियमों पर आते हैं। तो अब जब नियम साफ हो गए हैं, यहाँ एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है। इससे आप झट से पहचान लेंगे कि कौन सी वॉइस इस्तेमाल हो रही है। तो इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है खुद से एक सवाल पूछना, वाक्य का हीरो कौन है? अगर जवाब है काम करने वाला, तो वो एक्टिव है, और अगर जवाब है जिस पर काम हुआ, तो वो पैसिव है। तो चलिए अब एक कोशिश की जाए। इस वाक्य को देखिए, टीचर टीचेस स्टूडेंट्स। ये एक्टिव में है, ये तो साफ है। अब तक जो कुछ भी सीखा है, उसे इस्तेमाल करके सोचिए कि इसका पैसिव वर्जन क्या बनेगा। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के लगभग अंत में आ गए हैं। ये याद दिलाता है कि सीखने सिखाने के सफर में सबका साथ कितना जरूरी है। तो ये थी एक्टिव और पैसिव वॉइस की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब ये कॉन्सेप्ट आप सबके लिए बिल्कुल साफ हो गया होगा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचकर बताइए, ऐसी कौन सी स्थिति हो सकती है जहां किसी कहानी को पैसिव वॉइस में कहना
एक्टिव वॉइस से भी ज्यादा दमदार और असरदार लगे।